के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो अभी पिछले दिनों विवाद हुआ आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की तरह उसे देखा गया, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह इसको विवाद की तरह नहीं, किस तरह इसको हम एक डायरेक्शन में जाके मरीजों के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। एलोपैथी के डॉक्टर डी.के. गुप्ता और आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर अरुण चंदन, और साथ ही हमारे साथ श्री जितेंद्र सोडी जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है। तो डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे के साथ शुरू करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात है कि जो आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी का विवाद हो गया, उसका कारण क्या है और ये विवाद क्यों रहता है? देखिए, हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आइडली अगर हम मरीज के हित की बात करते हैं तो उसमें इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए। विवाद जब होते हैं जब लोग कुछ ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। तो हर पैथी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, मैंने खुद आयुर्वेदा पढ़ा है, चाहे वो चरक संहिता हो, आयुर्वेद का इतिहास हो, पदार्थ विज्ञान हो, किस तरह से तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन करना चाहिए कि जिस पद्धति में, जिस पैथी में जो अच्छी मेडिसिन है, जिनके पास अच्छा उपचार है, उन सबको, चाहे वो एलोपैथ वाले हों, उनको आयुर्वेद यूज करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आयुर्वेद वाले हों, उनको रेफर करने में एलोपैथ में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी मरीज बीमारी है जिसका एलोपैथ या आयुर्वेद में इलाज नहीं, तो वो एक दूसरे को हम रेफर बैक कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से हम लोग काम करेंगे तो शायद हम मरीज हित और देश हित में बात करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जैसे आयुर्वेदा में भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है। थोड़ा सा R&D की कमी है, रिसर्च की कमी, तो सरकार अब फोकस भी कर रही है। तो अगर इस तरह हम फोकस करें, उसको अपनी पद्धति को डेवलप करें, अपनी पैथी को डेवलप करें और साथ में जो अच्छाइयां हैं एलोपैथ की, इनको इनकॉर्पोरेट करें, तो शायद हमें लगता है कि बड़े उसमें स्तर में, जब हम बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, तो इस तरह से हम कुछ काम करेंगे तो शायद हम बेहतर हित में काम कर पाएंगे। डॉक्टर अरुण, अभी देखा गया कि जो कोरोना का मामला आया हिंदुस्तान में, जिस तरह से फैला, उसमें आयुर्वेद ने बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें एलोपैथी मेडिसिन के साथ आयुर्वेद की दी गई और वो प्रयोग कुछ हद तक सफल भी रहा, कुछ हद तक या काफी हद तक सफल भी रहा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि अगर सभी जो पद्धति हैं उनका एक अच्छी चीजें निकाल के और मरीजों के हित में कार्य किया जाए तो अच्छा रहेगा? अनुराग जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, समय की जरूरत तो यही है। और मैं अगर इसको दूसरे शब्दों में अगर आपके सामने रखूं तो देखिए, विज्ञान जो है ये तो हम सबका है। एलोपैथी आयुर्वेद हमारी पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं। तो एलोपैथी अगर बहुत ज्यादा विज्ञान पे आधारित है, जैसे अनुभव कहते हैं, तो अगर हम इसका इतिहास देखें तो आयुर्वेद या दूसरी इसके जितनी हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं वो वैज्ञानिक हैं और हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, हमारे कल्चर का पार्ट हैं। ये मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि कोविड में अगर आप हमारे मंत्रालय की जो संजीवनी ऐप है उसके माध्यम से आप देखें, जो क्लिनिकल डाटा जो हमारे सामने आया, बहुत बड़ी संख्या में हमारे 14 लाख से ऊपर एक तो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, दूसरे सिस्टम्स के चिकित्सक हैं पूरे देश के अंदर। अगर आप उस डाटा को देखेंगे तो आयुर्वेद की क्लासिकल, प्रोप्राइटरी या सिंगल ड्रग्स ने बहुत बड़ा योगदान कोविड के अंदर किया है। डॉक्टर गुप्ता ने ठीक कहा, इसमें कुछ भी मुझे लगता है कि बहस का कोई मुद्दा है नहीं, ना ही दोनों में कोई किसी तरह का कंपटीशन है। तो इसमें कुछ भी, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे की पूरक चिकित्सा पद्धतियां हैं। हमें मिलके चलना होगा। हमारा तो एक साइंस ऑफ लाइफ है। हम तो सुबह उठने से लेकर रात तक की बात करते हैं, हम ऋतुओं के मुताबिक जीवन यापन की बात करते हैं और हमारी औषधियां जो है वो प्रकृति विशेष के अनुसार है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई इसके अंदर विरोधाभास नहीं है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास जरूर है अनुराग जी, जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर गुप्ता भी एग्री करेंगे। अभी मैं 2 दिन पहले IMA की एक बहस में था। देश के अंदर क्या हो रहा है कि आयुर्वेद चिकित्सक एलोपैथिक उपयोग कर रहे हैं, उधर से बहुत सारे एलोपैथिक चिकित्सक भी आयुर्वेदिक दवाइयां उपयोग कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे बहुत खिन्नता होती है कई बार कि बहुत सारी प्रोप्राइटरी ड्रग्स, आप सर्जरी में देख लीजिए, किसी भी सर्जन के वहां, डॉक्टर गुप्ता का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा जितना हिमालय ड्रग कंपनी की दवाइयां हैं, खास करके प्रोप्राइटरी ड्रग्स हैं, हर सर्जन जो है वो चेरीफोर्ट जरूर रिकमेंड करता है। LIV-52 की आप कहानी देख लीजिए। मैं कभी कभी कहता हूं कि आयुर्वेद की जितनी प्रोप्राइटरी दवाइयां हैं वो एलोपैथिक चिकित्सक के शिकंजे में, मैं ऐसा बोलता हूं उसको। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की, जब मैं IMA के यहाँ था तो उन्होंने कहा, देखिए कुछ साल पहले एक नोटिफिकेशन आ गई है कि हर एक चिकित्सक को अपनी पैथी की मर्यादा में रहना है।
अब एलोपैथिक चिकित्सक भी आयुर्वेद के यहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आयुर्वेद वालों को भी नहीं करना चाहिए। अच्छा जितेंद्र जी, जैसे आप जो है मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली आयुर्वेद की दवाओं के, एक चीज जनरली बात होती है कि आयुर्वेद की जो दवाएं हैं उनको बनाने में बहुत ज्यादा जो वैज्ञानिक जो तकनीक है या रिसर्च है, जो R&D है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आप एक नॉर्मल अगर वैद्य के पास जा रहे हैं, उसने आपको क्या दिया वो उस पर आप बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर सकते। इसको कैसे एड्रेस करेगी आयुर्वेद अगर उसको एक मॉडर्न साइंस के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, तो उस चीज को कैसे ओवरकम करेंगे? अनुराग जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने दिया। मैं समझता हूँ कि इसमें सत्यता कम है। अभी जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं जो आयुर्वेद में बन रही हैं, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडिया के जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हुए आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को बेसिक्स माइंड में रखते हुए प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। आज की साइंस में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है कि ये मानना गलत है कि आयुर्वेदिक दवाइयां सेफ नहीं। कि हमारी ये हेरिटेज है। हमारे डॉक्टर अरुण चंदन जी ने कहा, हम 5000 साल पुरानी पैथी को लेके चले हुए हैं, आज खत्म नहीं हुई। उसका कोई कारण तो है, क्योंकि इसमें दम है, ये आगे चली। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर गुप्ता जी ने कि इस पे रिसर्च और उसकी लैकिंग रही है। लेकिन आप कुछ साल पहले देखो तो हमारा तो आयुष मंत्रालय भी नहीं था, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद भी नहीं था। अब मोदी जी की सरकार ने आके इसकी तरफ तवज्जो दी है। अब कुछ सालों की जो प्रोग्रेस आप देख रहे हो वो यही है कि कोविड को आयुर्वेद के तरीके से हमने काफी ज्यादा प्रिवेंट कर दिया। लोगों को समझ आ गई कि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसके लिए आयुर्वेद की ये गिलोय, आंवला, तुलसी की जो प्रेपरेशंस मार्केट में आए, जो काढ़े आए, जो प्रेपरेशंस आई, उन्होंने लोगों को इतनी इम्यूनिटी क्रिएट कर दी कि एक उनको हुआ भी, इन्फेक्ट हुए भी, लेकिन वो बहुत जल्दी उससे रिकवर कर गए और डेंजरस लेवल पे नहीं गए कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन होनी पड़ी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर गुप्ता से। डॉक्टर गुप्ता, एक जो डिस्कशन और हुआ वो ये था कि एलोपैथी के जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा है। आप अगर मेडिसिन की कॉस्ट देखें, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट अगर मेडिसिन की 10 रुपए है तो वो बाजार में 100 रुपए या 500 रुपए या 1000 रुपए की बिक रही है। दूसरी तरफ आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव? देखिए, कारण कोई नहीं है, बिकॉज ये लोग R&D करते हैं, रिसर्च बहुत करना पड़ता है। एलोपैथ में एक अच्छी बात है कि इन्होंने R&D बहुत करी, बड़े लेवल पे काम करते हैं, माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। कोई ड्रग उसको डेवलप करते हैं तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, किस तरह से वो एक्ट करता है, किस लेवल पे एक्ट करता है, क्या रिसेप्टर पे एक्ट करता है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं। तो प्रोसेस बहुत लंबी है, उसमें ओवरहेड चार्जेज और इन्वेस्टमेंट काफी होता है। उसका वो लोग कुछ कंपनियां पेटेंट करा लेती हैं, तो वो चाहते हैं जो मैंने खर्च किया है उसको मैं उसी मॉलिक्यूलर ड्रग से अगले 4-5 साल में उसको वसूल लूं पब्लिक से, पब्लिक से उसको पैसे को हम लोग कहीं ना कहीं से रिकवर कर लें। तो वो चीज है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसको हमें इस तरह से करना चाहिए। जैसे हमने फाइजर और मॉडर्ना की बात करें वैक्सीन की, और 2500-2000 रुपए की मिल रही है हमें, या 3-3.5 तक की मिल रही है। एक हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, वो 150 रुपए में सरकार खरीद रही है। तो अब देख रहे हैं कितना गुना अंतर है। दोनों वैक्सीन है, दोनों प्रिवेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनियों की जो मोनोपोली है जो एलोपैथ में, वो खत्म होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि एलोपैथ में ऐसा नहीं बहुत महंगी दवाइयां हैं, कुछ दवाइयां हैं जो महंगी हैं, बाकी जो बेसिक दवाइयां हैं वो बहुत सस्ती हैं, उनका इलाज बहुत महंगा नहीं है। और ऐसे ही आयुर्वेद में भी जो दवाइयां उनका बहुत महंगा इलाज नहीं है। अब तो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। जब से सरकार प्रमोट कर रही है आयुष मंत्रालय को, तब से बहुत सारे लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी है और बहुत सारी दवाइयां आ रही है। बट मैं फिर दोबारा यही बोलूंगा, कहीं ना कहीं अभी आयुष में या आयुर्वेदा में R&D की कमी, रिसर्च की कमी है, तो वो बढ़ानी चाहिए। अच्छा यानी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर गुप्ता की बात को आगे ले जाता हूँ। आई एम श्योर ये अन्यथा नहीं लेंगे। इस देश के अंदर अगर विवाद है, अगर खड़ा विवाद हुआ है, अभी मुझे आपत्ति नहीं है नाम लेने से भी, कि कोरोनिल का जो विवाद खड़ा हुआ, कोरोनिल की कॉस्ट को लेकर अगर देखें, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यापार को, क्योंकि व्यापारी लोग जब भी इसमें आए हैं आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, उन्होंने इसके मूल रूप को चेंज किया है।
हमारे चरक संहिता, आप रेफर करते हैं चरक संहिता में डोजेस बहुत क्लियर है, कॉम्बिनेशंस बहुत क्लियर है। हमारा कॉम्बिनेशन त्रिफला का 5000 साल पहले भी वही था, आज भी नहीं बदला। आपने जिस मर्जी दृष्टिकोण से उसके अंदर शोध करके देख लीजिए, ये आयुर्वेद का स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा जो कमर्शलाइजेशन का, देखिए सर, हमारा जो आयुर्वेद की 2 सूत्र मैं आपको बताता हूं जो विशेषता रही है आयुर्वेद की। सबसे पहले तो यस्य देशस्य यो जंतु तज तस्य औषधम हितम, भाप्रकाश का ये संदर्भ है। जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है उस व्यक्ति को होने वाली बीमारियों का इलाज वहीं मिलता है, उसके आसपास मिलता है। रीजनल लोकल डिजीज प्रोफाइलिंग का हमने आज दिन तक शोध नहीं किया, काम नहीं किया। हमें डिजीज वर्डन जो है अपने देश का पता नहीं है, हमें WHO सिखाता है कि हमारे देश में क्या बीमारी है। दुखद बात है हमारे देश के अंदर ये। मेरे ख्याल से अब अगर हम इसको एक पॉजिटिव नोट पे रखें तो ये है कि हम दोनों थेरेपीज को मरीज के हित के लिए जो अच्छाई इसकी है वो हम मरीजों को पहुंचाएं, और जो अच्छाई दूसरी थेरेपी की है उसको मरीजों तक पहुंचाएं। यहाँ तक कि तीसरी और चौथी थेरेपीज जो भी हैं वो मरीजों की बेहतरी के लिए हम उनको पहुंचाएं बिना किसी आपसी विवाद के। और जैसा कि सब लोग मान रहे हैं कि जिस तरह से आयुर्वेद पे पिछले कुछ दिनों से रिसर्च शुरू हुई है, इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है, R&D शुरू हुई है, इस कोरोना काल में वर्ल्ड लेवल पे भी आयुर्वेद को एक मान्यता मिली है। तो आने वाला समय हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोग हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।